नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी सरकारा देवी मंदिर में हथियार प्रशिक्षण पर पुलिस को सख्त आदेश की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के यूरोप दौरे पर साधे निशाने की। बात करेंगे गांधी उपनाम को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने साधे निशाने की। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार की करने लगे तारीफ की। घोसी उपचुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव को मिले जीत के फॉर्मूले की। साथ ही जानेंगे सनातन धर्म पर बोली प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बड़े बयान की, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने किए बड़े ऐलान की। बात करेंगे यूपी के कई जिलों में चल रही नाव की और आखिर में बात होगी टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद देश में जश्न के माहौल की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर में आरएसएस के सामूहिक अभ्यास और हथियारों के प्रशिक्षण को बंद करवा दिया जाए। यूरोप दौरे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए हमलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि संकीर्ण मानसिकता के कारण एक बार फिर विदेश में भारत माता की आलोचना की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा कि कुछ लोगों की सोच हमेशा दूसरों की लकीर छोटी करने की होती है। यूरोप में बैठ कर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया जो नाम रखा है उस पर बीजेपी चुन गई है। यूरोप में बैठकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक और मैं कहूंगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपतियों हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव किया। राजघाट में जाकर बापू महात्मा को विश्व के G20 के देशों के नेतृत्व ने विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस G20 जो भारत में आयोजित हुई, वहां दिल्ली की डिक्लेरेशन संभव हो पाई। जिस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल भारत के समक्ष चुनौतियां नहीं, ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां नहीं, लेकिन विश्व के सामने चुनौतियों को उल्लेख पूरे विश्व के नेताओं ने किया। और जिस G20 में भारत से खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया अधोसंरचना और व्यापार का चैनल की नींव रखने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है। और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से
ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गांधी परिवार पर देश को तोड़ने का करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से गांधी टाइटल छोड़ देने का आग्रह किया। असम के सीएम ने गुवाहाटी में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनका पहला घोटाला गांधी टाइटल से शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ परिवारवाद किया और देश को तोड़ने का काम किया। इसके साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा पलटवार भी किया है। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानुमति जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है? बहुत सारे ये है। ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया और इसी जैसे हमारा देश को हड़प के और इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोलते हैं हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम, इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किसलिए? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टीम एकजुट होती दिखाई दे रही है। 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे सचिन पायलट ने अब तारीफ करने लगे हैं। आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद पहले गहलोत और पायलट के बीच हुई सुलह के बाद न सिर्फ पायलट ने अपने बगावती तेवर शांत कर लिए, बल्कि राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव से मिली जीत में ही सपा को मिशन 2024 के लिए जीत का फॉर्मूला भी मिल गया है। ये कितना कारगर होगा ये आगे पता चलेगा, पर हालिया जीत से पार्टी आत्मविश्वास में दिखती है और उसे यकीन है कि पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए संघ सरवणों को भी साधा जा सकता है। भले ही पार्टी में ही विवादित मुद्दों पर असहज करने वाले स्वर उभरते हों, माना जा रहा है कि पूरब में ही नहीं पश्चिम में भी सपा अपने इंडिया गठबंधन के जरिए आजमाएगी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन धर्म पर अपना बयान देते हुए कहा कि सनातन को समाप्त करने की किसी की औकात नहीं है। सनातन धर्म पर बयान देने वाले डीएमके नेता उदयनिधि और एक्टर प्रकाश राज अभिनेता नहीं, वे खलनायक हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जिनको एहसास ही नहीं है कि हम कहाँ क्या कह रहे हैं। ऐसे लोग विलन ही हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि जिसने सनातन को कुष्ठ रोग, मलेरिया, डेंगू, एड्स कहा है, उनको इस रोगों का सुख भोगने को भी मिलेगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। प्रकाश राज एक्चुअली कोई अभिनेता नहीं है, खलनायक है, नायक नहीं है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक दूसरी बात यह है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा
मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे, कष्ट नहीं सुख भोगे उसका, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये। और जिसने कुष्ठ रोग कहा वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। प्रभु उनको भरपूर देना जिससे उन्हें पूर्ण आनंद मिले इसका। और धर्म का कभी कुछ नहीं बिगड़ता कि वह सत्य और सद्मार्ग पर मनुष्यों को चलाता है, पृथ्वी का कल्याण करता है, हर मानव जाति का कल्याण करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भावना धर्म की होती है जो हमारी है, ये संस्कृति धर्म की होती है जो हमारी है, और इसको समाप्त करने की औकात किसी की नहीं है। खत्म हो जाएंगे ये लोग, लेकिन धर्म सदैव रहेगा। पीओके को भारत में विलय करने की लोगों की मांग पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने लोगों से इंतजार करने को कहा और ये भी कहा कि पीओके का भारत में विलय अपने आप हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति भारत में टी शर्ट और पैंट पहने और बाहर जाके कुर्ता पजामा पहने तो उसके बारे में क्या बोला जाएगा। उन्होंने सब तरह के नखरे कर लिए, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी किसी मंदिर की घंटी बजा ली, कभी कुछ कर लिया, मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर खूब मीट खाया, उसके बाद गए। जिनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चाइना ने भारत की काफी जमीन पर कब्जा किया है, सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये जमीन 1959 से लेकर 1962 तक चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया। शासन में कौन था उस समय? और ये मैं आपको एक फौजी के नाते बता रहा हूं, जब से हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तब से ना एक्स्ट्रा जमीन गई है ना ही जाएगी। यदि पूर्व में जा चुकी तो वर्तमान में भाजपा काबिज है सत्ता में, तो क्या ऐसे कोई प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाएंगे जिससे कोई भी युद्ध किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को कम से कम 20 साल पीछे ले जा सकता है, कोई भी युद्ध। और इसलिए युद्ध करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि आपने क्या करना, क्या और तरीके हैं क्या। और हम लोग हमेशा यही कहते हैं, युद्ध आखिरी उपाय है। हर चीज के ऊपर युद्ध नहीं होता है, आखिरी उपाय है। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार है। वन शहीद स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या आपको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के की जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है,
उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा, जिसमें महावत वन रक्षक से लेके संख्या बड़ी ना होने के 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनके हों, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस के बुलाएंगे, हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर गहरे जंगल में हाथ में एक डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं, कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी बड़े प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठाकर वन बचाने का काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे, ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी है, उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठकर बनाएंगे, ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। यूपी के मुरादाबाद में पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इलाकों के हालात कैसे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं वहां रह रहे लोगों का क्या कहना है। भरा हुआ, मतलब लोग भरो, काफी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाव चलाने आते हैं हम, काफी टाइम से चल रही है यहाँ पे नाव। कब पानी भरा है? ये काफी टाइम से भरा हुआ पानी था यहाँ पर। कल ज्यादा पानी, कल जो बारिश हुई थी ना काफी, तो कल बारिश की वजह से और ज्यादा भर गया था यहाँ पे पानी। यहाँ दिक्कत तो बहुत है। अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल में लेकर जाते हैं। हमारी बहू की इतनी तबीयत खराब हो गई, हम दीवार पे लेके गए, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। जब तक हम पहुंचे इतनी तबीयत, गंदगी से डेंगू बन गया, और डेंगू में जब तक हम लेके गए उसकी हालत इतनी खराब हो गई, बचाना भी मुमकिन हो गया। हाँ, खत्म हो गई। अगर सुविधा होती, अच्छा रोड होता, साफ सफाई होती, क्या ना ही होता डेंगू। ये कितना पानी भरा है आपके घर पे? पानी इतना, इंसान डूब जाएगा यहाँ पे। कितना पानी? बहुत ज्यादा पानी है। तो किस तरीके से लेके गए अपनी बहू को? गोद में लेके गए। टीम इंडिया ने सोमवार को एशिया कप 2023 के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान को 228 रन के विशाल अंतर से मात दी। भारत ने पाकिस्तान को केवल 128 रन पर ऑल आउट किया। इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रनों के लिहाज से वनडे इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। कोलंबो के अलावा भारत के हर शहर में जश्न का माहौल रहा। सबसे पहले देखें कि कैसा लोगों ने इस जीत का जश्न मनाया।